तो ये है Oppo Find X8 एंड इसके कैमरा से मैंने इतने ज्यादा फोटोज और वीडियोस ले चुका हूँ कि अब मेरे को लगता है कि इससे बेटर फोन शायद कोई जिस प्राइस पे मैंने लिया उससे हो सकता है, क्योंकि इस फोन से मैंने कंपेयर करा है S24 को, इस फोन से मैंने कंपेयर करा है S24 FE को, इस फोन से मैंने और भी थोड़े बहुत आईफोन वाईफोन कंपेयर करे हैं एंड मेरी नजर में जैसे मेरे को फोटोज पसंद आते हैं इस फोन से ही बेस्ट फोटोज मेरे को लगते हैं। एंड इस चीज का अगर आपको आइडिया लगाना है तो सारी मैं चीजें एक्सप्लेन करूंगा एंड अभी इस फोन का मैं रिव्यू देने वाला हूँ कि आखिर 2 से 3 महीने मेरे को इस फोन को यूज करते करते हो चुके हैं एंड अभी इस फोन का क्या हाल है और कैसा ये चल रहा है। इस फोन को मैंने बिल्कुल भी अपडेट नहीं करा जब से आया है, तो मतलब ये नॉन अपडेटेड वर्जन पे ही चल रहा है एंड ना ही मेरा कोई इंटेंशन है इस फोन को मैं आगे अपडेट करूंगा। और वीवो जैसे एप्पल कॉपी कर रहा है, मुझे लगता है कि आज से 2-3 महीने बाद शायद इसके अंदर लिक्विड ग्लास भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले अगर फोन के डिजाइन की बात करें तो फोन का डिजाइन डेफिनेटली कुछ लोगों को अजीब लगता है, जैसे पीछे एक बड़ा कैमरा सर्कल दिया गया है, ये इसका डिजाइन लोगों को थोड़ा बहुत अजीब लगता है क्योंकि ये ना ही एप्पल जैसा लगता है ना ही सैमसंग जैसा लगता है, क्योंकि लोगों को उनके डिजाइन ज्यादा पसंद आते हैं। सच बताऊं मेरे को भी उनके डिजाइन ज्यादा समझ में आते हैं, लेकिन इसके जो कैमरा सेंसर्स हैं वो इतने ज्यादा बड़े हैं कि इसी डिजाइन के अंदर ये फिट हो सकते हैं, कोई कोने में ये फिट करे ही नहीं जा सकते। इस वजह से आपने देखा होगा कि ओप्पो और वीवो जिनके वन ऑफ द बेस्ट कैमराज माने जाते हैं उनके फोन के अंदर यही सर्कुलर डिजाइन देखने को मिलता है। एंड अभी 2-3 महीने इसको जैसे कि यूज करते हो चुके हैं एंड मैंने मोस्टली कवर के साथ यूज करा है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का स्क्रैच या फिर किसी भी तरीके का एक वो होता है जो सस्ते फोन्स में कवर के बाद आ जाता है, प्लास्टिक के ऊपर डॉट से बन जाते हैं या फिर अजीब से दिखने लग जाते हैं, उनके ऊपर वाइटिश लेयर आ जाती है जो कि कितना भी साफ कर लो कभी जाती नहीं है, वो अभी तक इस फोन के ऊपर नहीं आई है। तो यही एक प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन की बात होती है कि किसी भी बाहर की जो डस्ट आती है या फिर थोड़ा बहुत वाटर डैमेज होता है उससे इन फोन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फोन IP68 सपोर्ट करता है जो कि डस्ट और वाटर रेटिंग दोनों को ही अच्छे से मैनेज करता है। एंड इस फोन को मैंने 1-2 बार पानी में डाला भी है एंड इस फोन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। फोन का डिस्प्ले अगर कंपेयर करा जाए किसी भी iPhone 16 से या फिर सैमसंग के S25 से तो कंपेरेबल लगता है एंड कभी कभी थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि जहां आईफोन में हमें बेस मॉडल में 60 हर्ट्ज देखने को मिलता है उससे बेटर यहाँ पे हमें 120 देखने को मिल जाता है। सैमसंग में तो ये चीजें देखने को मिल जाती है, लेकिन एप्पल के साथ ये चीजें थोड़ी ज्यादा खराब रहती है एंड उनके कंपैरिजन में सच में ऐसे कोई वीवो या फिर ओप्पो वाले फोन लेना, क्योंकि जब इनको आप यूज मार्केट में लेने जाओगे तो वो फोन इनके सामने एक्सपेंसिव होते हैं बट इनकी प्राइस बहुत जल्दी गिरती है, इनकी वैल्यू बहुत जल्दी गिरती है। इस वजह से जो यूज फोन लेता है उसके लिए एक बहुत ज्यादा फायदे वाली बात हो जाती है एंड मेरे केस में भी यही हुआ था। एक्चुअली में तो ये फोन 70 का आया था एंड बीच में सेल वेल के बाद अराउंड 58 से नीचे शायद ये नीचे नहीं गया एंड अभी जितनी भी सेल आई है उनमें भी ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गया है। और ये फोन अभी आप यूज मार्केट में लेने जाओगे, मैंने तो ये 40 का लिया था, लेकिन अगर आप इसे लेने जाओगे तो शायद अभी 5,000 इसके ऊपर और गिर चुके होंगे एंड शायद 35 के आसपास इस फोन को आप ले सकते हो यूज मार्केट के अंदर, जो कि 7-8 महीने चला हुआ होगा। लेकिन हाँ 35,000 में आई डोंट थिंक इससे बेटर कोई भी फोन हो सकता है। फोटोज के मामले में तो इस फोन को 35,000 का कोई भी फोन किल नहीं कर सकता एंड ये एक फैक्ट है। इस फोन के अगर प्रोसेसर की बात करिए तो यहाँ पर हमें डायमेंसिटी की तरफ से 9400 प्लस देखने को मिलता है, जो कि लास्ट ईयर का मीडियाटेक का फ्लैगशिप प्रोसेसर था एंड इसके एनवी स्कोर्स की बात करिए तो वो भी अराउंड 2.6 मिलियन के आसपास जाते हैं, जिसकी वजह से फोन डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करता है। कभी भी मेरे को कोई बग्स या फिर कोई भी थोड़े बहुत जो जिटर्स देखने को मिल जाता है आईफोन्स में भी अभी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस फोन के अंदर मेरे को अभी तक कोई भी ऐसा जिटर या फिर थोड़ा सा भी लैग देखने को नहीं मिला है। एंड अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा गेम मैंने नहीं खेले, क्योंकि अब मैं उतना बड़ा गेमर नहीं बचा जो कि कभी हुआ करता था। बट इसके ऊपर आप BGMI अगर खेलना पसंद करते हो या फिर COD या फिर जेंशिन इम्पैक्ट जैसे गेम खेलना पसंद करते हो तो वो ऑलमोस्ट फ्लैगशिप फोन जैसे चलते हैं उन्हीं जैसा देखने को मिलता है। एंड जहां सैमसंग और एप्पल के फोन बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं वहीं ये फोन उनके कंपैरिजन में ज्यादा ठंडा रहता है एंड अपनी परफॉर्मेंस को ज्यादा देर तक मेंटेन भी करके रखता है। UI की भी बात करूं तो ये फोन अभी ऑलमोस्ट 256 GB में से 207 GB भरा हुआ है एंड उसके बाद भी कम्प्लीटली स्मूथ रहता है एंड ColorOS 15 के ऊपर ये चल रहा है और Android 15 इसमें आउट ऑफ द बॉक्स आया था एंड शायद अभी इसके अंदर Android 16 का भी अपडेट आ चुका है एंड ColorOS 16 का भी अपडेट आ चुका है, लेकिन मैंने उस पर पर्सनली अपडेट नहीं करा क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है कि एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनी जब अपडेट के बाद फोन को खराब कर देती है तो ओप्पो तो कर ही देगा, क्योंकि उनको भी आगे X9 बेचना है। बैटरी की अगर बात करूं तो Oppo Find X8 5830 mAh की बैटरी के साथ आता है, जो कि एक सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी है एंड इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा जल्दी चार्ज हो जाता है एंड जितना मैंने गर्म होता हुआ देखा ये फोन डेफिनेटली चार्जिंग के ऊपर गर्म होता है। शायद एप्पल और सैमसंग जो है वो उससे भी ज्यादा हीट हो जाते हो, क्योंकि चार्जिंग के ऊपर मैंने इतने ज्यादा वो नोटिस नहीं करे, बट चार्जिंग के ऊपर ये फोन अच्छा खासा टेम्परेचर पकड़ता है। इतना शायद गेमिंग के ऊपर भी नहीं पकड़ता, लेकिन चार्जिंग के ऊपर पकड़ता है, क्योंकि ये फोन 80 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आराम से आधे घंटे या फिर 40 मिनट के अंदर
ये पूरा चार्ज हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। कहीं आपको बहुत ज्यादा जल्दी जाना हो, थोड़ी देर के लिए आप फोन चार्जिंग पे लगा दो, इतनी देर में आपको इतनी ज्यादा चार्जिंग मिल जाती है कि आप इस फोन को ऑलमोस्ट आधे दिन तक यूज कर सकते हैं। अराउंड 30 से 40% भी हो जाए तो इसको आराम से आप आधे दिन यूज कर सकते हो, या फिर आधे दिन से भी ज्यादा कभी कभी निकल जाता है अगर आप उतना ज्यादा फोन को यूज नहीं करते जितना ज्यादा मैं करता। लेकिन हाँ, मेरी अगर यूज की बात करूँ तो मेरे को ये फोन वैसे तो पूरा दिन काट देता है, रात को 7-8 बजे के आसपास मेरे को दोबारा चार्जिंग पे लगाना पड़ता है, क्योंकि तब तक ये फोन आराम से 10% के ऊपर ही बचता है। तो ये फोन ओवरऑल बैटरी के मामले में भी अच्छा है। जहां आईफोन की बैटरी अभी बहुत ज्यादा चलती है लेकिन स्लो चार्जिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी कॉम्प्रोमाइज है वो नहीं देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कैमरे की, जो कि इस फोन का मेन पार्ट है, एंड कैमरे से बेटर इस फोन के अंदर शायद कोई भी चीज नहीं है। वैसे सारी चीजों में फोन अच्छा है। कैमरा इसका ऐसा है कि दूसरे फोन इसके आसपास भी नहीं आ पाते, जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला था। और इस फोन के अंदर नंबर्स की बात करें जब कैमरे के मामले में, तो 50 मेगापिक्सल के तीनों सेंसर देखने को मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है। एंड सबसे ज्यादा जो फोटोज मैंने लिए हैं वो टेलीफोटो के ऊपर लिए हैं और मेन कैमरा के ऊपर लिए है। और अल्ट्रा वाइड को पर्सनली मैं उतना यूज नहीं करता हूँ, लेकिन अल्ट्रा वाइड के ऊपर भी इतनी क्वालिटी अच्छी आती है कि आप इजीली अल्ट्रा वाइड और नॉर्मल में आप फर्क नहीं बता पाओगे और आप 0.9 पर फोटो लोगे। एक चीज मेरे को खराब लगी अल्ट्रा वाइड के बारे में कि यहाँ पे हमें 0.6x का जूम देखने को मिलता है, जो कि कम है कंपेरेटिवली जो हमें एप्पल और सैमसंग के साथ देखने को मिलता है। मतलब जो अल्ट्रा वाइड में व्यू है वो और ज्यादा वाइड हो सकता था, बट ओप्पो ने यही रखा है। यानी यही सेम सेंसर आपको याद होगा जिसमें जो सेंसर देखने को मिलते हैं वही सेम सेंसर हमें वीवो के X200 में भी देखने को मिलते हैं। एंड उस फोन के अंदर भी सेम ही चीज है कि वो भी उतना ज्यादा वाइड नहीं है जितना एप्पल और सैमसंग होते हैं। मेन कैमरा से कुछ मैंने ऐसे सैंपल लिए हैं जो कि किसी भी बंदे को आप दिखा दो, कोई भी एक नॉर्मल बंदा है, उनको इतना ज्यादा साइंस, कलर साइंस, ये सब चीजें समझ में नहीं आती। उनको बस ये समझ में आता कौन सा फोटो उनको अच्छा लग रहा है। एंड उस केस में ये फोन बहुत ही अच्छे फोटो निकाल के देता है। जब भी आप किसी को दिखाते हो तो वो बोलता है कि ऑलमोस्ट DSLR वाली लेवल देखने को मिलता है, जो कि ऐसे कॉम्प्लीमेंट जब आपके फोन के बारे में आपको मिलते हैं तो डेफिनेटली अच्छा फील होता है। एंड आपको अंदर से लगता है कि आपने जिस चीज के ऊपर पैसे डाले हैं वो डेफिनेटली वर्थ इट है। कुछ पोर्ट्रेट्स की बात करूं जो कि ह्यूमन पोर्ट्रेट्स होते हैं, एंड पोर्ट्रेट में डेफिनेटली इस फोन को कोई भी 35,000 का फोन बीट नहीं कर सकता, जैसे कि मैंने बोला था। एंड पोर्ट्रेट्स में कुछ ऐसे फोटोज देखने को मिलते हैं जो कि कलर साइंस अच्छी देखने को मिलती है, थोड़ी बहुत रेडिश टिंट देखने को मिलता है जो कि पर्सनली मेरे को पसंद है। एंड वाइब्रेंट कलर देखने को मिलते हैं जो कि पर्सनली मेरे को पसंद है। लेकिन और अगर आपको भी ये चीज पसंद है तो डेफिनेटली ऐसे चाइनीज फोन्स के ऊपर ज्यादा बेटर सेंस बनाता है, क्योंकि जहां एप्पल में बात करें तो वहां पे थोड़ी बहुत येलोइश टिंट देखने को मिलती है, क्लोज टू नेचुरल होते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि फोटोज जितने कम एडिट करने पड़े उतना ही ज्यादा अच्छा लगता है। सैमसंग की बात करूँ तो वहां भी थोड़ा बहुत येलो टिंट देखने को मिलता है, स्किन येलोइश देखने को मिलती है, जो कि जब मैंने साइड बाय साइड लोगों को सैमसंग से S24 से मैंने कंपेयर करा था एंड iPhone 14 Pro से कंपेयर करा था, साइड बाय साइड फोटोज लोगों को दिखाए थे, तो उनको समझ में आया था कि शायद उनके फोटोज उतने ज्यादा बेटर नहीं है कंपेयर टू जो ओप्पो फाइंड एक्स में निकाल के देता हूँ। कुछ अल्ट्रा वाइड सैंपल्स की बात करी जाए तो अल्ट्रा वाइड सैंपल्स भी मैंने लिए हैं एंड वो भी हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। एंड मैक्रो की बात करूँ तो मैक्रो सैंपल्स बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं एंड उसमें भी मेरे को कोई भी कमी नहीं है। इसका एक प्रॉपर डिटेल कैमरा टेस्ट मैं थोड़ा दिन बाद लेके आऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ी कम ही बात करूंगा कैमरा के बारे में, क्योंकि फिर उसमें और ज्यादा बेटर तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ओप्पो फाइंड एक्स किस लेवल की चीज है। एक चीज हमें और इस फोन के अंदर अच्छी देखने को मिलती है जो कि है जूम, जैसे कि हमें सैमसंग के अल्ट्रा फोन्स के अंदर देखने को मिलता है 100x जूम देखने को मिलता है, बट इस फोन के अंदर हमें 120x जूम देखने को मिलता है। एंड AI से जब वो कंबाइन करा जाता है तो उतने ज्यादा 120x पे ऑब्वियसली उतने ज्यादा अच्छे फोटोज नहीं आते, बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं आती, लेकिन हाँ जितना दूर आपका वो सब्जेक्ट होता है वो आप क्लियरली देख के समझ सकते हो कौन आपके सामने खड़ा हुआ है या फिर उतनी दूरी पर कौन खड़ा हुआ है। अगर आप उसको जानते हो तो डेफिनेटली उसका जो हाथ पैर या फिर बॉडी के स्ट्रक्चर देख के, फेस नहीं दिखता क्लियर, लेकिन हाथ पैर और बॉडी स्ट्रक्चर देख के पता चल जाता है कि ये कौन है। एक और अच्छी चीज की बात करूं जो कि है मून फोटोग्राफी, इस फोन के साथ आप वो भी ले सकते हो। मून तो हमेशा सेम ही रहता है, इस बात में कोई ज्यादा शक नहीं है। एंड मून फोटोज मैंने इस फोन से ऑलमोस्ट डेली सही में लेता हूँ, मून हमेशा सेम सही रहता है, लेकिन AI के जादू के साथ वो अच्छा लगता है। जैसे कि हमें पता है कि सैमसंग भी AI यूज करता है, लेकिन सैमसंग में जहां हमने देखा था कि वो एक व्हाइट सा सर्कल लगा के आप मॉनिटर पे चला देते हो या फिर व्हाइट सर्कल लगा के आप मून को ऐसा ट्रिक कर देते हो फोन को कि मून ही है, वो चीज इस फोन के साथ ऐसे काम नहीं करती। इसको आपको एक्चुअली मून देना पड़ेगा, तब ही ये समझ पाता है कि सामने क्या चीज है एंड उसको एनहेंस करता है फिर मून फोटोग्राफी के लिए।